हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा डर कौन सा होता है बताओ? सबसे बड़ा डर होता है फियर ऑफ फेलियर। हम इसलिए कुछ नहीं करते फेल ना हो जाए। देखो आपका एग्जाम है, देने मत जाओ, एक ही काम है फेल। देने गए तो अब दो हैं, फेल या पास, तो दे लो ना। अरे करके फेल हो जाओ तो अच्छा है, बिना करे क्यों फेल हो रहे हो? 10 परफेक्ट चीजें करोगे तो भी एक में सफल होंगे। अरे 10 चीजें वैसे कर लो ना, एक में तो हो जाओगे। बिजनेस और सरकार की राइवलरी का कारण क्या है? बिजनेस का 2 मंत्र हैं। पहला, क्वालिटी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। और दोनों चीज़ें साथ होनी चाहिए। सरकार उल्टा कहती है कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी की बात मत करो। इसीलिए बिजनेसमैन को सरकारी लोग कहते हैं कुछ नहीं है, ये बेकार है। मन में तो पीड़ा है ना, मैं इसके जैसा नहीं बना। ग्लास है, ग्लास के अंदर 200 ml की जगह है, तो उसमें जो डालोगे उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। आपके जीवन में भी उतना ही स्पेस है। आप उसको अच्छाइयों से भर दो तो बुराइयों की जगह ही नहीं बचेगी। तो सबको पहले अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा, जिस दिन मुझे टिकट मिला मेरे पिता ने कहा था ये गुंडों का काम होता है, शरीफ लोग इलेक्शन लड़ते हैं। जो ज़िंदगी के अंदर कभी कहते हैं पुलिस थाने का शक्ल ना देखी उसको जेल भेज दिया गया, मैं जेल गया था, मुझे उठा के जेल में डाल दिया, सब कुछ हुआ। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जीत जाऊँगा। कॉन्फिडेंट नहीं था मैं, ओवर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि जीतने का कोई चांस ही नहीं थे। जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो सारी दुनिया के लिए ओवर कॉन्फिडेंस था। भाई मैंने इस जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किए कि मैं मंत्री बनूं, ऐसे भी कोई कर्म नहीं किए कि मेरे खिलाफ जांच हो। तो यार ये तो होता पूर्व भव के कर्म। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। अभी मुझसे पहले महेंद्र नाठा जी बैठे थे, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि समय के बारे में। मैं सबको बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग टॉप पे बैठे हैं उनके बहुत समय होता है, वो इसीलिए है कि उनके पास टाइम है। दरअसल टाइम ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? कन्फ्यूज़न। हमें कन्फ्यूज़न बहुत रहता है, हमें पता ही नहीं होता करना क्या है। जैसे कहते हैं ना, एक रेल है, ट्रेन है, वो 2 पटरियों पे चल रही है, तो कन्फ्यूज़न नहीं है ना, उस पटरी पे चलना है उसे। 3 कर दो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कौन सी 2 पे चलें, कब किस पे चलें, और 4 कर दो और भी हो जाएगा। तो कन्फ्यूज़न जितना कम कर लेंगे हम अपने जीवन में, धीरे धीरे कम हो सकता है, एकदम से तो नहीं होता। आपके कुछ नियम बना लीजिए, नियम क्या कन्फ्यूजन कम करने का रास्ता है। तो जितना जीवन में कन्फ्यूजन कम होगा उतना ही समय बढ़ता जाएगा। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, आप ये देखना, वैसे भी देख लेना, जब स्टार्टिंग होती है, कैरियर की स्टार्टिंग होती है, समय नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। मैं अपने जीवन की बात शेयर करूँगा। मैं बहुत बिजी था, आर्किटेक्ट था, बड़े मेहनत करता था। तो मेरे क्लाइंट थे, कहते जैन साहब कंप्यूटर पे काम करते हो? मैंने मेरे पास टाइम ही नहीं है कंप्यूटर का। कहते इसलिए तो कंप्यूटर चाहिए कि जो बिजी है इसलिए कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो उनकी बात मुझे समझ में आई। कहते अगर बिजी हैं तो कंप्यूटर सीख लो भाई, कंप्यूटर अपना लो। उन दिनों में कंप्यूटर बिल्कुल नया नया आया था, मतलब इंडिया में, मतलब प्रोफेशनल्स के पास बहुत कम था। तो ज़्यादातर लोगों को बहुत सारी चीज़ें हम इसलिए नहीं अपनाते हैं, हमें लगता है हम बिज़ी हैं, और इसलिए बिज़ी होते हैं कि हमने अच्छी चीज़ें नहीं अपनाई। तो तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, यंग लोग ज़्यादा हैं इसमें, उनको गाइडेंस चाहिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि देखो, ज़िंदगी में सीखने के 2 ही तरीके होते हैं। या तो आप एक्सपीरियंस से सीख लें, या दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लें। अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, सीख तो जाएंगे, समय बहुत लगेगा। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी शायद कि आपको एक्सपीरियंस करने का मौका ही ना मिले, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। अब कन्हैया लाल जी बैठे हैं, जब उदयपुर से वापस आ रहे थे मेरे साथ बैठे थे। मेरी आदत अभी भी छूटी नहीं है, बचपन से, मतलब बहुत सालों से आदत है कि जो भी मेरे से बड़े लोग होते हैं उनसे मैं पूछता रहता हूँ कि कुछ बताओ। तो उन्होंने मुझे कई सारी चीज़ें बताई, ज़िंदगी के बारे में भी, बिजनेस के बारे में भी। तो वो चीज़ें सीखने लायक है। अब इसके लिए मैं आपको तारीफ़ करूँगा कि आप इस प्रोफेशनल फोरम में लोगों को शेयर करने के लिए बुलाते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस। उस लाइफ एक्सपीरियंस को शेयर करने से लोगों को मन में आता है कि हाँ जी अच्छी बात है। 13 मंथ ने मुझे एक बार बुलाया था ब्लड डोनेशन कैंप में, पश्चिम बिहार की बात है, कमल जी ने बुलाया था। हमारी जो सोसाइटी है, हिंदुस्तान की सोसाइटी है ना, ये बड़ी नॉन शेयरिंग सोसाइटी है। हम शेयर नहीं करना चाहते कुछ भी, रिजर्व रहना चाहते हैं। हम दूसरों से कुछ भी शेयर नहीं करते हैं। और दूसरा, हमें सिखाया गया कि जब थोड़े थोड़े बड़े होने लगो तो आपको ईगो आनी चाहिए।
आपको लोगों से दूर रहना चाहिए, मतलब वो दिखाना चाहिए ना अपना और आके मैं इतना बड़ा अफसर बन गया, मैं बड़ा नेता बन गया, मैं बड़ा पैसे वाला बन गया, तो अपने आप को सोसाइटी से दूर कर लें। हमारे ये कल्चर है, उसका रीज़न है कि हम हज़ारों साल गुलाम रहे। तो गुलामों की मानसिकता ये होती है कि या तो तुम गुलाम रहोगे या तुम गुलाम रखोगे, हम बीच का रास्ता नहीं जानते हैं। ये हमारी कल्चर है। आप देख लेना, आप में से कोई बड़ा बन जाए तो वो दूसरों को छोटा समझने लगता है, या तो दूसरे को बड़ा समझता है या दूसरे को छोटा समझता है, बराबर कोई नहीं समझता किसी को भी। ये हमारी कल्चर की प्रॉब्लम है और इसी वजह से हम शेयरिंग बहुत कम करते हैं। शेयरिंग घर में नहीं होती और तो बाहर की तो बात छोड़ दीजिए। अब कमल जी ने बुलाया मुझे ब्लड डोनेशन कैंप में, मंत्री बनने के बाद पहली बार किसी ब्लड डोनेशन कैंप में गए तो कहते हैं फीता काट दो। मुझे फीता काटना है, ब्लड डोनेशन कैंप है तो यहाँ तो ब्लड ही दे सकते हो, तो कुछ कर नहीं सकते, तो मैंने अपना खून दे दिया जी, थोड़ा सा 1 यूनिट लेते हैं शायद। अब उनसे बात हुई तो पता लगा कि 1 लाख का टारगेट है यूनिट्स का, और 96,000 के करीब हुई थी या 95 हुई थी। कहते 3-4 हज़ार कम रह गए, 1 घंटा बचा हुआ है। तो मैंने ट्वीट कर दिया जी कि भाई अपनी फ़ोटो लगा के कि भाई ब्लड डोनेट किया। तो कितनी गंदी गंदी गालियाँ उसके नीचे लिखी, मेरे को गालियाँ तो याद नहीं है, बहुत गंदी गंदी गालियाँ कि भाई ब्लड डोनेट किया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, ड्रामा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो एक आदमी बहुत ज़्यादा लिख रहा था, मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि मेरी तारीफ़ करो, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप जाके दे आओ। तो क्या होता है, आप कोई भी अच्छा अगर काम कर रहे हैं, हमारी कल्चर सिखाती है कि नेकी कर कुएं में डाल, नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ नेकी कर फेसबुक पे डाल। मतलब हमारी दृष्टि हमेशा किस चीज़ पे है, गलती नहीं करने दें कुछ भी हो जाए, और फॉल्ट फाइंडिंग मिशन पे लगे रहते हैं किससे क्या गलती होगी। अरे भाई जो ढूंढोगे वही तो मिलेगा, जीवन के अंदर हम जो ढूंढेंगे वही मिलेगा आपको, जो नहीं ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, मैं कहता हूं दुनिया अच्छे लोगों से ही भरी पड़ी है। अच्छाई ढूंढो तो सही, हम ढूंढते बुराई। दुनिया का एक भी इंसान ऐसा नहीं जिसमें कोई बुराई ना हो, कुछ ना कुछ तो होती है, तो उसमें अच्छाई भी तो होती है। अगर अच्छाई थोड़ा देख लो तो वो और अच्छा बनेगा, बुराई को हाईलाइट करोगे तो बुराई बढ़ेगी। तो मेरा सबसे पहला ये कहना है कि जो भी अच्छा काम करो उसको शेयर करो। होता क्या है, जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर 200 ml की जगह है तो उसमें जो डालोगे उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। आपके जीवन में भी उतना ही स्पेस है, आप उसको अच्छाइयों से भर दो तो बुराइयों की जगह ही नहीं बचेगी। स्पेस अनलिमिटेड नहीं है, लाइफ अनलिमिटेड आपकी। तो उसमें अच्छी चीज़ें चुन चुन के अपने डाल दीजिएगा, अपनी भी अच्छाई और दूसरों की अच्छाई भी। अगर दूसरों में कुछ अच्छा लगे उसकी तारीफ कर दो। तारीफ करने में हम लोग हाथ जोड़ा तंग है। अब तारीफ किसकी करनी है? तारीफ हम औरों की, गैरों की तो कर देते हैं, अपनों की नहीं करते, अपनी नहीं करते। आज मैं सब जितने लोग बैठे हैं, कम से कम अपनों की तारीफ करके दिखाना। आज भाई जो जिनके बच्चे बड़े हो गए अपने बच्चों की तारीफ करके दिखाओ। बड़ा दिक्कत होती है बच्चों की तारीफ करते हैं, पड़ोसी के बच्चे की रोज करते हैं, करते नहीं करते? देखो उसको, देखो उसको, देखो क्या बन गया, उसने क्या कर लिया। तुम ऐसे, जिनके बच्चे छोटे हैं कोई बात नहीं या नहीं है तो पत्नी की तारीफ करो। वैसे कभी कभी पति की भी कर सकते हैं, वैसे इस लायक होते नहीं है, कर दो झूठी मूठी, अच्छे हो जाएंगे। अपने की तारीफ करनी स्टार्ट करो, कुछ अपनी भी कर लो कभी कभी। अपनी पब्लिकली नहीं मत करना, अपने आप में कर लेना। अगर हम तारीफ करनी स्टार्ट करेंगे, देखो दूसरों की तारीफ कई बार मजबूरी में भी करनी पड़ती है, दिखावे के लिए भी करनी पड़ती है, भाई वो तो मजबूरी होती है। अब बड़े आदमी के सामने के तारीफ तो करेंगे, हमारी कल्चर ऐसी है। राजा का नाम लेने से पहले 10 वो लगाते थे, पहले महाराजा धीराज, ये पता नहीं क्या क्या लिखते थे। अब क्या करें, मजबूरी है। हमें तारीफ करनी सीखनी पड़ेगी, अपनों की और अपनी। और करोगे कब? आप देखना एक काम, आप अपनी तारीफ करो एक बारी, किसी अच्छी चीज के करोगे ना।
दोबारा कब करोगे? उसके लिए अच्छा काम करना पड़ेगा। तो स्टार्ट कहीं से तो करो, या तो अच्छा काम करो या तारीफ करो, पहले कुछ तो करना पड़ेगा। तो आसान क्या है, पहले तारीफ से स्टार्ट कर दो। तो इसलिए अच्छा काम करना अपने आप पड़ेगा। तो सबको पहले अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा आपसे। देखिए 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा। मुझे आज भी याद है, जिस दिन मुझे टिकट मिला, मेरे पिता ने कहा था ये गुंडों का काम होता है, शरीफ लोग इलेक्शन लड़ते हैं। मेरी छोटे वाली बेटी 8वीं क्लास में थी, कहती है पापा आप तो अच्छे आदमी हो, आप नेता क्यों बन रहे हो? जो ज़िंदगी के अंदर कभी कहते हैं पुलिस थाने का शक्ल ना देखी, उसको जेल भेज दिया गया। मैं जेल गया था, मुझे उठा के जेल में डाल दिया, सब कुछ हुआ। अब इलेक्शन लड़ रहे थे। मेरे परिवार में वर्टिकली, मतलब मेरे पिताजी, दादाजी, उनके पिताजी, किसी ने आज तक कोई गांव का प्रधान नहीं बना। हॉरिजॉन्टली कोई भाई बहन रिश्तेदार कोई आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट नहीं बना। बनने की बात छोड़ो, कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, आरडब्ल्यू के लिए भी नहीं खड़ा हुआ। और सत्येंद्र जैन जी इलेक्शन में खड़े हो गए। अब क्या लगता था, मेरी जो विधानसभा है दिल्ली के अंदर, कहते हैं सबसे डिफिकल्ट विधानसभा है। किसके लिए? मतलब हमारे लिए। दूसरी वाली पार्टी के लिए सबसे आसान थी, वो सबसे मजबूत विधानसभा थी। कॉन्फिडेंस के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, पर कर भी ले तो कोई बुराई नहीं, थोड़ा कर सकते आपको तरीका। कॉन्फिडेंस की बात बता रहा हूं मैं आपको। जब इलेक्शन लड़ना स्टार्ट किया, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि जीत जाऊंगा। कॉन्फिडेंट नहीं था मैं, ओवर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि जीतने के कोई चांस ही नहीं थे। मतलब लोग, वहाँ पर मेरे एक मित्र थे, उनके कोई मित्र थे आईबी में, उन्होंने आके मुझे रिपोर्ट दी कि जैन साहब क्या कर रहे हो, सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कहते 1000 वोट नहीं मिलेगी आपको। कहते क्यों मिट्टी पलीत करा रहे हो? आपके पिताजी कहते हैं इतनी रेपुटेशन कॉलोनी के अंदर, टीचर हैं, सब कुछ हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हो? पर मुझे क्या था, आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। देखिए क्या कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, इन दोनों का फर्क बता रहा हूं। आपको हमेशा कहा जाता है ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या पता कॉन्फिडेंस क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या है? जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो सारी दुनिया के लिए ओवर कॉन्फिडेंस था। मेरे लिए तो कॉन्फिडेंस था ना वो, जो मुझे मिल रहा था कहते पागल है बताओ, अच्छी खासी प्रैक्टिस करता, कहां को दिया बीच में। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे लगता था मैं जीत जाऊंगा, उसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आज शेयर करता हूं। हमारे अपोनेंट्स को पता लग जाए तो कोई बात नहीं। मेरे यहाँ पे 3 वार्ड हुआ करते थे, सरस्वती विहार, रानीबाग और पश्चिम विहार। सरस्वती विहार में मैं रहता था, रानीबाग में जाता था, पश्चिम विहार में जाता था। तो मैं क्या कहता था, पश्चिम विहार गए तो कहते रानीबाग क्या शानदार काम हो रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है। और सरस्वती विहार में मैं रहता ही हूँ, वहाँ तो शानदार है ही, थोड़ा पश्चिम विहार डाउन है, थोड़ा मेहनत करो यहाँ पे, थोड़ा कुछ हो जाएगा। अब मैं ये तो बोल ही नहीं सकता था कि पश्चिम विहार अच्छा हुआ, तो पता है सबको कुछ है ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। अब रानीबाग जाओ, पश्चिम विहार बड़ा शानदार है जी, बस थोड़ा रानीबाग कमजोर है। सरस्वती विहार में रहता ही हूँ। और सरस्वती विहार में, अरे रानीबाग में देखो, सरस्वती विहार में देखो क्या कमाल हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं है अभी भाई। रानीबाग में और पश्चिम विहार में कमाल हो रहा है, सरस्वती विहार में कुछ नहीं है। तो सब जगह कहते थे बाकी जगह अच्छा है, इसका यहाँ पे कुछ कमजोर है। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस देख देख के लोगों को लगा यार कुछ तो है। जैसे मैं सुबह से मॉर्निंग वॉक पे जाता था, 6 बजे निकले, जॉगिंग करने जाता था, और मैं किसी को पास रुकता नहीं था। एक टोपी लगाया, हमारी टोपी बड़ी लैंडमार्क होती थी, सब पहचानते टोपी सत्येंद्र जैन आ रहा है। और मेरे साथ कोई 10-20 लोग भी नहीं होते ही नहीं, मैं लेके किसको जाऊँ, तो मैं खुद ही चला जाता था। अब घर बैठ पता है लोग क्या करते हैं कि भाई 10-20 लोग मिलेंगे तब लेके जाऊंगा। 10-20 को टाइम देते थे, 2 ही आते थे, तो मैं चल 2 ही जने साथ, तो मैं जॉगिंग करने चला जाता था और सबको बस नमस्ते करता था, नमस्ते नमस्ते की वोट देना ही। तो लोग पता क्या कमेंट करें, कहते देखो दौड़ लगा रहा है और वो सो रहे हैं। बस यही करना है अपनी जिंदगी में। अरे आपने दौड़ लगानी है, दूसरे सोते रह जाएंगे। अगर आपने सफल होना है, उनको सोते छोड़ देना। अपने काम में जहां भी काम करना है, एक तो ईमानदारी से करना, इसका ध्यान रखना। एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने अपना ऑफिस खोला, बड़े सलाहकार आए, क्या सत्येंद्र जी देखो आर्किटेक्ट का ऑफिस खोला है आपने, कहते ऑफिस के अंदर फ्रिज व्रिज रख लो, उसमें ना वो रखा करो थोड़ा ड्रिंक्स व्रिंक्स। ये क्या चीज़ होती है?
कहते नहीं क्लाइंट आएंगे उनके साथ बैठ के, मैंने हे भगवान, कहते क्यों, कहते वरना तुम्हारी प्रैक्टिस चलेगी नहीं। मैंने कहा हद हो गई, ना चले, मैंने ये काम तो कभी नहीं करूँगा। अब लोगों को क्या कन्फ्यूजन होता है कि मैं क्लाइंट को खुश कर सकता हूँ। क्लाइंट को खुश करने का एक ही तरीका है, क्लाइंट का काम अच्छा करो। अरे भाई मैं आर्किटेक्ट था, मेरे क्लाइंट मुझसे 100 गुना अमीर थे, वो मेरी इन चीज़ों से क्यों खुश होने लगे? वो खुश हुए मेरे काम से, मेरी ईमानदारी से। आप अपना ईमानदारी से काम करिएगा, साफ सुथरा काम कीजिएगा, लोग खुश हो जाएंगे। क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए कुछ मत करो, काम करो बस। वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, समझ जाएगा। भाई तभी तो आपको रखा, तो उस पर भरोसा रखो ना जिसने आपको चुन लिया। तो पहली बात तो कभी भी जो आपको ठीक लगे उस पर कंप्रोमाइज मत करो। मैंने ज़िंदगी में कभी भी ना पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब को टच नहीं किया। तो एक बारी बात है, एक मेरे मित्र ने पार्टी दी, वहाँ पे मैं गया तो 6 लोग बैठे हुए थे, मुझे टेबल पे बिठा लिया, सारे ड्रिंक कर रहे थे। क्या जैन साहब आज तो आप भी कर लो, टच कर लो बस। मैंने 6 के 6 जिंदगी भर के लिए छोड़ दो। भाई तुम 6 नहीं छोड़ सकते तो मैं पी कैसे सकता हूँ ये बताओ। हम ज़्यादातर पीयर प्रेशर में इसलिए आ जाते हैं, भाई या तो तुम्हें अच्छा लगता हो करो, मैं मना नहीं कर रहा। आपको चोरी करनी अच्छी लगे रोज करो, पर ये थोड़ा है कि चोरी को बुरा भी बोलूंगा, चोरी भी करूंगा। भाई अपने मन के मालिक बनो ना। आप लीडर बनो, फॉलोअर क्यों बनते हो? और लीडर कौन होता है कि जो अपनी मन से करे, सुनो सबकी, करो मन की। आपके अंदर, अपने अंदर कुछ ना कुछ दम होना चाहिए, और सब में होता है, पर धीरे धीरे वो जगह नैगिंग, एक नैगिंग वर्ड होता है, वो ठोक पीट के माँ बाप ना उसको कम कर देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस। बच्चों की शादी भी हो जाती है तब भी बापू जी डांटते रहते हैं उनको। भाई जिनके बच्चों की शादी हो गई ध्यान रखना, आदमियों से कह रहा हूं, आज से डांटना बंद। दरअसल जो ये नैगिंग वर्ड है ना, हम अपने बच्चों के साथ दिन और रात नैग करते हैं, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्यों किया, ऐसा कैसे। अच्छा सही बात भी है, उसमें इतने सारे क्वेश्चन लगा देते हैं। अच्छा एक चीज सोचो, यहाँ पे कई सारे यंग बच्चे बैठे हैं, पिताजी से बात करनी है तो आपको क्या चाहिए बताओ? क्या देखो इन्होंने बताया, हिम्मत चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा, तब फटके पड़ते हैं। अरे नॉर्मली बात कर लो यार, बात तो वही रहेगी। आपने प्यार से बोली, आपने मुझे बुलाया, सतन जैन जी आ जाओ, मैं कह दूँ नहीं जी आ नहीं पाऊंगा, बात तो वही है। और मैं कहूँगा नहीं नहीं मैं, तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, बात तो तब भी वही रही। फर्क थोड़ा रहा कुछ। हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम बिना गुस्सा किए, फिर तो गुस्सा बोल रहा है, आप थोड़ा बोल रहे हो, बिना गुस्सा किए भी हम अपनी बात को अपने से बड़ी अथॉरिटी का सबसे बड़ा रूप स्टार्टिंग होता है फादर से, अपने से बड़ी अथॉरिटी को बिना गुस्सा किए भी बात कर सके। अगर इतनी हमारे अंदर हिम्मत आ जाए, और उस हिम्मत को लाने की जिम्मेदारी किसकी है? बच्चों से ज़्यादा पिताजी की है पहले, कि वो बिना उनको ऐसा बनाए कि वो अपने बात रख सकें, अनकंफर्टेबल बात भी कर सकें। हमारी सोसाइटी क्या कहती है? डिसएग्रीमेंट मीन्स डिसरेस्पेक्ट। अगर आपने मेरी बात से एग्री नहीं किया तो आपने मेरी बेइज्जती कर दी। और कितनी छोटी छोटी चीज़ों पर बेइज्जती होती है कि हमारी तो नाक कटवा दी, हम तो शक्ल दिखाने में नहीं बचे। यार नाक तो अभी भी लगी हुई है, 10 साल पहले भी कटी थी। तो डिसएग्रीमेंट के लिए आपको सबको अलाउ करना चाहिए। यू शुड एग्री टू डिसएग्री। सबसे पहले इस बात पे एग्री कर जाओ कि डिसएग्री कर सकते हैं। माई वे और हाईवे ये नहीं चल सकता। और सबसे ज्यादा कहां से स्टार्ट हो? घर से। हम बाहर तो क्यों होता है कि दूसरों की उसमें हम भी हाँ में मिला रहे होते हैं, अपने घर में करके दिखाओ ना कि भाई आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हर बारी किसी और का व्यू सही हो सकता है आपका भी सही हो,
परंतु उसको परस्यू कर सकते हो ना। हमारी सोसाइटी को डिबेट करना सिखाया गया है, हमारे को शेयर करना नहीं सिखाया गया, डिस्कशन नहीं सिखाया गया। हम बहस करना चाहते हैं, वी द आर्गुमेंटेटिव इंडियंस, हमें आर्ग्यू करने में बड़ा आनंद आता है। अब इलेक्शन का एक किस्सा और बताता मैं। अब इलेक्शन में क्या होता था, लोग बड़े आर्ग्यू किया करते थे, केजरीवाल ऐसा है, इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत थी। मैं उनकी सारी बात से एग्री कर जाता था, जो भी वो कहते थे, हाँ जी अंकल जी बात तो ठीक कह रहे हो, हाँ पर अंकल जी वोट दे देना। भाई उनकी 100 मान ली, एक मेरी मान ली, तो फिर कई मान गए, कई सारे मान गए। कहते हैं यार मेरी सुन तो ली उसने कम से कम। अगर मैं बहस करता उनसे, जीत जाता क्या? भाई पहली बात तो बहस में जीत नहीं सकता था, दूसरी बात मैं बहस में जीत भी जाता, वोट तो कभी नहीं देते। अगर मैं इनसे कहता कि जी आप तो इस पार्टी से जुड़े हो, आप उसके साथ वहां पे जाते हो, अरे मैंने कब भी जाओ, आप मुझे वोट दे देना बस। अच्छा, कईयों को ये नहीं पता लगता अच्छा है बुरा, ये तो पता होता है अच्छा है कि बुरा है, क्यों है ये नहीं पता होता क्यों है। उसमें से एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो अच्छा होता है आदमी जो कम बहस करता है। जो ज्यादा बहस करता है, आपको पता ही नहीं क्यों बुरा लग रहा है, कहते हैं यार वो आदमी बेकार है, हर चीज में बहस करना, कुछ भी कह दो हर चीज में बहस करना। कई लोगों को जिंदगी ऐसी लगती है कि कुछ भी आप बोलो आर्ग्यू करेंगे। एक आदमी को किसी से 1 लाख रुपए लेने थे, उसने झगड़ के लड़ के उससे 80,000 ले लिए। दूसरे ने उससे कहा भी तूने 80 लिए, कहते 50,000 की एसटीसी भी तो करती उसकी। बिजनेस में ऐसा खूब होता है, उनको ऐसी तैसी करने में बड़ा मजा आता है, देखो उसको एसटीसी कर दो। एक्चुअली में जितने भी यंग प्रोफेशनल्स हैं उनसे मैं एक चीज और कहूंगा, अगर कोई क्लाइंट आपके पैसे ना देना, उससे झगड़ा मत करना, कोर्ट कचहरी मत जाना, पुलिस के पास मत जाना, आपका बिजनेस खराब होगा। गलती सामने वाले की होगी, बदनाम आप हो जाओगे, ये तो पुलिस में चला जाता है, कंप्लेंट करा देता है, ये तो कोर्ट में केस कर देता है। और उससे संबंध भी खराब मत करना, वरना वो क्या करेगा, प्रीएम्प्टिवली। आप सीए हैं क्या? आप हंस रहे हैं? हाँ, इनको पता है ऐसा होता है रोज। क्या हुआ, मेरे क्लाइंट थे, किसी ने मुझे रेफर किया। अक्सर ऐसा होता है आर्किटेक्ट्स के साथ ना, लास्ट की फीस कम ही लोग देते हैं, कहते वो तो काम खत्म हो गया, अब इसका छुट्टी करो, क्या पैसा देना। आज मेरी आदत क्या थी, जो फीस दे जाए अच्छी बात, ना दे तो और दूसरा काम कर लो और ज्यादा कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो मैं तो भूल भाल गया, कोई बात नहीं। जिसने मुझे रेफर किया था उसने जाके उसके पास बुराई कर दी। अरे मैंने कहा क्या कमाल हो गया यार। अब मैंने उसको बुलाया, मैंने भाई साहब मेरे ऑफिस में आ जाओ। नहीं मैं बिजी हूँ। मैंने कहा चिंता मत करो, फीस नहीं मांगूंगा मैं, फीस की कोई बात नहीं है। उसको बुलाया, फिर मैंने उससे हाथ जोड़ के विनती की, मैंने देखो ऐसा 1 साल पहले आप मेरे पास आए थे, आपको मैं नहीं जानता, मेरे और आपके संबंध न्यूट्रल थे, उसके बाद हमारे पॉजिटिव हुए, अब नेगेटिव क्यों कर रहे हो भाई? या तो जिंदगी में किसी के साथ संबंध ना हो तो अच्छी बात है तो उनको जिस लेवल पे पहुंच गए उससे खराब तो मत करो। तो मैंने उसे हाथ करना, आप पैसे दोगे तो भी नहीं लूंगा, फीस नहीं लूंगा आपसे, परंतु मिलना जुलना तो रख लो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने क्लाइंट्स के साथ जिससे भी संबंध बन गए, झगड़ा मत करना, उससे जैसे संबंध बना के रखना, फीस पे बिल्कुल मत करना। और वैसे मैं बता दूं आपको, 90% लोग देर से पर दे ही जाते थे, मैं मांगता ही नहीं था। कोई तो 1 साल 2 साल बाद दे जाता, जैसा आपको वो फीस पड़ी थी देनी है। तो लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं आपके व्यवहार से, और हमारा व्यवहार लोगों के प्रति इंसानियत का होना चाहिए। मैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स के उसमें जाता हूँ, मीटिंग्स में जाता हूँ, डॉक्टर्स के पास जाऊँ तो डॉक्टर्स का बस एक ही वो होता है कि जी हम सताए हुए हैं। मैंने किसने सता दिया? फिर पब्लिक ने। सीएस की मीटिंग में गया, वो भी सताए हुए थे।
क्या ये पब्लिक ने सता दिया। आर्किटेक्ट में क्या वो भी सताए हुए थे, पब्लिक ने सता दिया। मैंने वो सारे सताए हुए हैं, तो कौन ऐसा है जो खुश है। होता क्या, जब हम एक ग्रुप में बैठते हैं ना, तो वो ग्रुप की मेंटलिटी होती है कि हम सताए हुए हैं। वहां पे कोई बोल देता है कि हम सताए हुए हैं, बिल्कुल ये सताए हुए की मेंटलिटी अपने बीच में मत लाना। कहते हम कोई सताए बताए नहीं है, हम आपस में मिलके दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे आए हैं कि दूसरों को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। उसके अंदर, दूसरों के अंदर हमारे साथ के लोग भी हो सकते हैं, हमारे ग्रुप से बाहर के भी लोग हो सकते हैं। अगर सताए हुए मेंटलिटी लेके आ गए तो फिर ये 13 फॉरम का जो इतना बड़ा आदर्श है उसको अचीव करना मुश्किल होगा। भाई मैं तो कहता हूँ ज़िंदगी के अंदर, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं छोटा था, घर की विंडो में से एक हवाई जहाज रोज उड़ता था, देखते थे, उड़ता हुआ देखते थे। मैं टीचर का बेटा था, गांव में पैदा हुआ था, बड़े गरीब थे, तो हमेशा ये सोचता है उड़ता कैसे हवाई जहाज। कभी ये नहीं सोचा कि इसमें बैठ जाए, बोले यही इतना उड़ता कैसे है, इतने सारे लोगों को लेके बैठ के उड़ जाता है। अब जब मेरे को बाद में मौका मिला कि एक ही दिन में 4-4 बारी फ्लाइट में बैठना पड़ा, तो मैंने कहा जिसने ज़िंदगी में इतनी हिम्मत नहीं थी सोच सके कि भाई मैं फ़्लाइट में बैठ सकूं, उसको 4-4 बारी बैठना पड़ रहा है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में फैसला किया कि भाई मैं जब 50 साल का हो जाऊंगा, आई विल नॉट वर्क फॉर मनी, आई विल वर्क फॉर द सोसाइटी। 47 साल का था उस दिन में। मैंने अपनी बकेट लिस्ट बनाई थी। बकेट लिस्ट में होता है कि मैं मरने से पहले जो करना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि मरने भी है कभी, वो कहते हैं हम सारी ज़िंदगी में क्या करेंगे, और सब कुछ कर रहे होते हैं अपने अलावा, दिल के अलावा छोड़ के। तो मैंने लिस्ट बनाई थी, उसमें 10-12 चीज़ें थी, 10 चीज़ें थी, सॉरी 4-5 याद करता हूँ, कि मदर को तीर्थ यात्रा पे अपने साथ लेके जाना है, हैमॉक में समुद्र के किनारे लेट के, हैमॉक में लेट के समुद्र के किनारे किताब पढ़नी है, किताब लिखनी है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, जनता की हेल्प करनी जितनी भी हो सकती है, जहां भी हो सकती है। तो 10 चीजें लिखने के बाद मैंने 10 बारी पढ़ा, तो उसमें पैसे की जरूरत ही नहीं थी, किसी भी काम में नहीं। मेरी एस्पिरेशन में था ही नहीं कि ये मैं रोल्स रॉयस खरीद लूँ, मेरी एस्पिरेशन में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं बड़ा सके थे वो महल बना लूँ, कुछ नहीं था। जो मेरे दिल के करीब चीज़ें थी उनके लिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा था। तो 47 का जब हुआ, जिस दिन हुआ, तो मैंने फैसला कर लिया कि 50 का होने के बाद मैं पैसे के लिए काम नहीं करूँगा, इस सोसाइटी को पे बैक करने की कोशिश करूँगा। मैंने अपनी वाइफ से जाके बोला घर पे, वो कहते अभी छोड़ो तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो उसने कहा था, और मेरे लिए उसी टाइम अन्ना आंदोलन स्टार्ट हुआ, वो मेरी वजह से स्टार्ट हुआ था, और मुझे 3 साल वेट नहीं करना पड़ा। उसी साल मैंने सब कुछ अपना प्रोफेशन वगैरह छोड़ छाड़ दिया और फुल टाइम पब्लिक सर्विस में आ गए। दरअसल इस जिंदगी के अंदर हमें जो भी कुछ मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी इनर मोस्ट डिजायर्स होती हैं। मेरी इनर मोस्ट डिजायर जो थी वो थी लोगों की हेल्प करना। किस तरह से मैं किसकी हेल्प कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं। मेरी शादी हुई जी, अब तो बहुत साल हो गए। अब मैं हर रिश्तेदार का, जानकार का कुछ भी होता था, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं जाके ये सलाह देनी, ये सलाह देनी, मैं हेल्प करने लगे। तो मेरी वाइफ कहती तुम हर एक के फटे में टांग क्यों अड़ाते हो, तुमसे कोई सलाह मांग रहा है जो तुम जाके पूछ जाते हो बीच में कि मैं ऐसे हेल्प कर दूं, वैसे कर दूं। मैंने कहा बात तो ठीक है, पर मैंने थोड़ा करेक्शन किया। मैंने वन टाइम, भाई पहली बारी तो मैं कोशिश करूं ना, उसे क्या पता मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। सामने वाले को तो नहीं पता कि वेदर आई एम इंक्लाइंड टू हेल्प हिम और नॉट। वो तो हेल्प मांग नहीं रहा क्योंकि उसको डर है। सबसे बड़ा जिंदगी का डर क्या होता है अभी बताऊंगा मैं आपको। सामने वाले का तो डर है कि हेल्प नहीं मिलेगी। भाई मैं ऑफर तो करूं, मना कर दे या ना ले तो बात अलग है। हमें जिंदगी के अंदर दूसरों के फंसे में टांग जरूर अड़ानी चाहिए। हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा डर कौन सा होता है बताओ? सबसे बड़ा डर होता है फियर ऑफ फेलियर। हम इसलिए कुछ नहीं करते फेल ना हो जाए। भाई मैं मंत्री बन गया, एक मीटिंग थी, एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ पर एक फॉरेन प्रोफेसर थी,
उन्होंने कई सारी स्लाइड दिखाई, एक स्लाइड पे कहते ये जगह बताओ कहाँ की है। मेरे मुंह में मेरे को कुछ नहीं पता था क्या है, जो मैंने मन में आया मैंने बोल दिया। अब क्या चांस थे? 90% चांस थे फेल हो जाऊंगा, 10% चांस थे सही होऊंगा। वहां पे बहुत सारे लोग थे जो न्यूयॉर्क सिटी का फोटो था, वो एक स्ट्रीट का फोटो था। कई सारे लोग न्यूयॉर्क जा चुके थे, वो नहीं बोल पाए। मैंने कहा न्यूयॉर्क है, मतलब कोई फेमस बिल्डिंग नहीं थी, एक स्ट्रीट थी बस। मेरे दिमाग में ऐसे आया, मैंने बोल दिया। 90% चांस थे फेल होने के, 10% पास होने के। बाकी जो गए थे वो कोई नहीं बोले, जबकि उन्होंने देखा हुआ था। सबको डर क्या था? गलत ना हो, दूसरे क्या कहेंगे, अरे कुछ भी कह लें। सारे तो डरे हुए हैं भाई, फेल होने से सारे डरे हुए हैं भाई। आप ट्राई कर लो। देखो आपका एग्जाम है, देने मत जाओ। एक ही काम है, फेल। देने गए तो अब दो हैं, फेल या पास, तो दे लो ना। अरे करके फेल हो जाओ तो अच्छा है, बिना करे क्यों फेल हो रहे हो? इट इज बेटर टू रस्ट आउट देन वियर आउट। अगर मशीन है चला चला के उसको खराब कर लो, खड़ी खड़ी भी तो खराब होगी। तो मेरा ये मानना है कि जिंदगी के अंदर सफलता जो होती है 10% होती है। 10 चीजें ट्राई करोगे तो एक में सफल होंगे, और ज्यादातर लोग परफेक्ट करके एक करते हैं, तब भी सफलता 10% ही है। 10 परफेक्ट चीजें करोगे तो भी एक में सफल होंगे। अरे 10 चीजें वैसे ही कर लो ना, एक में तो हो जाओगे। और 10% सफलता जिंदगी के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। मैं बचपन से बड़ी 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 बात करता था, बहुत बड़ी बात। मुझे कहते थे हवाई के लिए बनाता है, मेरा फेमस था सत्येंद्र तो बस हवाई के लिए बनाता रहता है। उसका कारण ये भी था कि थोड़ा बहुत ही लोअर क्लास से थे, मॉडर्न फैमिली से थे, तो डर लगता है हमें। अब लोअर क्लास की बात छोड़ दीजिएगा, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनको भी डर लगता है उनके बच्चे बड़ा सोच लें तो। सबको डर लगता है कि इतना बड़ा क्यों सोच लें। अरे भाई, भगवान ने एक दिन अगर ऐसा दिया कि तथास्तु कर दिया तो क्या करोगे? और वैसे भी उसमें भी मैं 10% का फार्मूला मान के चलता हूं। जितना बड़ा आप सोचोगे उसका 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। भाई इतना सोचा, 10 सोचा तो 1 मिला, 100 सोचा 10 मिला, 10,000 सोचा तो 1,000 मिला। हमारी जब शादी हुई तो हम एक स्कूटर था चेतक, मैं और मेरी वाइफ दोनों उस पर घुमा करते थे। जहां कोई प्रॉब्लम दिख जाए, छोटी सी भी प्रॉब्लम दिख जाए, तो मैं रोज कुछ भी प्रॉब्लम दिखाई दे जाए तो अपनी वाइफ को कहता था, बड़ा लंबा सा सॉल्यूशन बताता था, देखो इसका ये सॉल्यूशन है। तो थोड़े दिनों में 6 महीने में ना वाइफ थक गई, कहते तुम्हें कौन सा प्रधानमंत्री बनना है जो सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठे हो? तो उस दिन पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकला, भाई प्रधानमंत्री बनूं ना बनूं, प्रधानमंत्री का सलाहकार जरूर बनूंगा। तो मुझे लग रहा है इसी चक्कर में मुझे यहाँ आना पड़ गया कि मुझे नहीं बनना कुछ भी। कि भाई दरअसल क्या होता है, जब तुम जो अनरिलेटेड चीजें हैं उसके लिए भी अच्छा करने की कोशिश करते हो तो भगवान अपने आप कुछ ना कुछ कर रहा होता है। हमने जब मोहल्ला क्लिनिक बनाए, मेरे लिए बड़ा आसान था। मैं कहता भाई हम 100 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। 100 तो मैंने 1 साल में बना दिए थे। सब जगह अवार्ड मिल रहे होते, तारीफें हो रही होती। मैंने कहा 1000 बनाएंगे। तो मुझसे लोगों ने कहा यार तुम पागल हो, 1000 बनाएंगे? दुनिया में किसी ने ऐसा किया आज तक? मैंने दुनिया में नहीं किया, इसलिए तो मैं कह रहा हूं हम करेंगे। ठीक है, 1000 नहीं बने, हमने 5 साल में 500 बनाए। अगर मैं 100 कहता तो क्या होता? 100 ही बनते ना। 1000 कह के 500 तो बने, बाकी 500 भी बना देंगे। होता है क्या है, जब भी हम सोचने लगते हैं हम थोड़ा छोटा सोचने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं स्केलेबल, अचीवेबल होना चाहिए। वो जो चीजें जो तुम्हारी रेंज में है, अचीव करने लायक है, इसका मतलब आपकी थिंकिंग उससे बहुत कमजोर है। हमेशा जहां तक आप अचीव करने की पावर रखते हो उससे कई गुना ज्यादा सोचना चाहिए, तभी फायदा होगा, वरना नहीं। जिंदगी के अंदर अगर आपने कुछ भी बड़ा अचीव करना है तो सबसे बड़ा काम क्या होता है उसके लिए? मान लो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो क्या करेंगे बताइए? बेस कैंप पे पहुंचेंगे। अरे कुछ नहीं करना, सबसे पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, डिक्लेयर कर दो कि जी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं।
फिर लोग छोड़ के आएंगे, वहां पे देख लेना, वापस नहीं छोड़ेंगे। मैं अपना बता देता हूँ किस्सा क्या हुआ। एक बार एक डॉक्टर साहब के साथ बैठे थे, ऐसी बात हो रही, मैंने कभी नशा मैंने जिंदगी में नहीं किया। कहते नशा तो चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक इनमें भी निकोटिन होता है, ये होता है वो होता है, तो मैंने छोड़ दिया। कहते ऐसे थोड़ा छूटता है, मैंने छोड़ दिया, 1 साल के लिए मैंने छोड़ दिया। अब मैं आर्किटेक्ट था जी, साइटों पे जाता था, लोग क्या चाय लेके आए, मैं चाय पीता नहीं हूँ, कोल्ड ड्रिंक मैंने भी नहीं पीता हूँ। थोड़े दिनों में लोग कहते हैं जैन साहब चाय नहीं पीते, जैन साहब कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, जैन साहब कॉफ़ी भी नहीं पीते। मैंने साल भर के लिए छोड़ दी थी, जिंदगी भर छुड़वा दी उन्होंने। अगर आपने कुछ भी बड़ा अचीव करना है, शुरुआत मत करो, मन में मत सोचो, पब्लिकली डिक्लेयर कर दो। और आजकल तो डिक्लेयर करना कितना आसान है, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं चाहिए। अरे सोशल मीडिया पे जितने भी हैं सबको लिख दो, फिर वो क्या आपके पीछे पड़ जाएंगे। अब मैं आपको 2 डिक्लेरेशन कर रहा हूं, यहां पे जगह जगह करता हूं, जहां भी जाता हूं वहीं पे करता हूं मैं। दिल्ली में हम 24 घंटे बिजली देते हैं, देश के अंदर अकेले शहर है। जैसे 24 घंटे बिजली आती है, दिल्ली में 24 घंटे पानी देंगे, पीने का पानी देंगे। दूसरा, दिल्ली में यमुना नदी है जिसको गंदा नाला बना दिया गया है, यमुना नदी को साफ करके दिखाएंगे आपको, यमुना नदी साफ, और 2025 तक करके दिखाएंगे। 3.5 साल बचे हैं, 3.5 साल में ही कंप्लीट करके दिखाएंगे। अब ये मत कहना कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, मैंने कर दिया ना। अब आप भी सब मेरे से पूछोगे, आपने तो नहीं कहा था ये बोलो, मैं बोल रहा हूं। आप भी याद रखना सब कि सत्येंद्र जैन ने वहां पे आए थे, 13 नंबर फोरम के कहते हैं प्रोफेशनल फोरम में आए थे और कहा था यमुना नदी साफ करेगा। अब तो कर ही नहीं, कर दूंगा, और 20,000 करोड़ भी नहीं लगाऊंगा, ये ध्यान रखना। सरकारों में क्या होता है, सरकारों की असेसमेंट होती है कितना पैसा खर्च किया। सरकारों की असेसमेंट काम से नहीं होती कभी भी, ध्यान रखना, खर्चा कितना किया। बिजनेस और सरकार की राइवलरी का कारण क्या है? बिजनेस का 2 मंत्र हैं। पहला, क्वालिटी अच्छी से अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, और दोनों चीजें साथ होनी चाहिए। सरकार उल्टा कहती है, कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्वालिटी की बात ही मत करो। तो राइवलरी तो होगी, झगड़ा तो होगा ही। इसलिए एक बिजनेसमैन को सरकारी लोग कहते हैं कुछ नहीं है, ये बेकार है। मन में तो पीड़ा है ना, मैं इसके जैसा नहीं बना। भाई इस लायक होते तो नौकरी छोड़ के लग जाते तुम भी काम में, बाहर बिठाए रखते हो, बैठ जा पर। तो दरअसल क्या होता है, हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस को बहुत ही निकृष्ट दृष्टि से देखा गया, और यही हमारे देश का कारण है कि हम लोग 1947 में आजाद होने के बाद भी, जहां पर उस टाइम थे दुनिया के हिसाब से, आज उससे बहुत नीचे हैं दुनिया के हिसाब से कंपैरेटिवली। 1947 में $1 1 रुपए के बराबर था, आज 75 के बराबर हो गया। कर्टसी हमारे देश के नेता लोग कहते हैं हम पेपर फाइल पे कुछ लिखेंगे नहीं। क्या करते हैं, हम कुछ लिखेंगे नहीं, वर्बल ऑर्डर देते हैं सारे। अरे यार सही है तो लिख दो, उसमें छुपाने वाली बात क्या है? मेरे 2-2 पेज के नोट होते हैं, 3-3 पेज के नोट होते हैं। मुझे सब कहते हैं सर फंस जाओगे। मैंने कब? कहते जब मंत्री नहीं रहूंगे। मैं तो अभी भी फंसा हूं भाई। मेरे खिलाफ तो आज भी कितनी इंक्वायरी चल रही हैं, चलती रहेंगी। भाई मैं गलत काम करूं तो गलत हूं, और सही काम करके अगर कुछ हो भी रहा है तो होता रहे। भाई मैंने इस जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किए कि मैं मंत्री बनूं, ऐसे भी कोई कर्म नहीं किए कि मेरे खिलाफ जांच हो। तो यार ये तो होता पूर्व भव के कर्म, इनकी क्या परवाह करनी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आपका ये फोरम है इसका फ़ायदा उठाइएगा सब लोग मिलके। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपस में खुल के शेयरिंग कीजिएगा। एक चीज़ लास्ट में ज़रूर कहूँगा, हमेशा ज़िंदगी के अंदर हाथ ऐसा मत रखना, हाथ ऐसा रखना। अगर आप हाथ ऐसा रखेंगे तो ऐसे रह जाएगा, आप ले मांगते ही रह जाएंगे।
और हाथ ऐसे रखेंगे तो ज़िंदगी भर ऐसा ही देते रह जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।